द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये पार्ट थर्ड है जो हम आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं वो डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हम 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जिसमें आप पूरे पॉइंट्स जो नोट्स में होते हैं उसको मैंने मेहनत से तैयार करके आपके लिए लिखा है। तो आप उसे अगर नहीं देखें तो ज़रूर जा कर के देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड फॉर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू इंक्रीज टैक्सेस। 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16 ने स्टेट जनरल का एक मीटिंग बुलाया था ताकि वह अपने टैक्स वृद्धि के प्रस्ताव को पारित करा सके। आइए मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्रांस की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। राजा के पास खजाना जो था वो खाली था। 2 बिलियन से लिब्रे से ज़्यादा का कर्ज राजा के ऊपर चढ़ा हुआ था और राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय कि वो टैक्स बढ़ाए। लेकिन उस समय ओल्ड रिजिम में फ्रांस के राजा के पास ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ाए। उसके लिए उसको स्टेट जनरल से इजाज़त लेनी पड़ती थी। आप स्टेट जनरल को यूँ समझ सकते हैं कि वह एक तरह से पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। हालांकि स्टेट जनरल की बैठक पिछले 150 सालों से राजा ने बुलाया नहीं। 5 मई 1789 की तिथि को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी दिन राजा ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच while थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। इस असेंबली के लिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ने अपना 300 प्रतिनिधि भेजे थे जबकि थर्ड स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी थे, सेकेंड स्टेट जिसमें नोबल्स थे और थर्ड स्टेट में आम लोग शामिल थे जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह सभी मजदूर, किसान सभी शामिल होते थे। तो स्टेट जनरल में उसी अनुपात में इनकी सहभागिता थी। मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स वर सीटेड इन रॉ फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग जो थे वो वर्सलीज के उस पार्लियामेंट हाउस में, नेशनल असेंबली के उस हाउस में आमने सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को, जो थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे, उनको खड़ा कर दिया गया था। दे वांटेड टू फॉलो ओल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। राजा जो था प्रपोजल को पास करवाने के लिए पुराने पद्धति को, पुराने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहता था जिसके अनुसार हर स्टेट का 1 वोट माना जाता था। देखिए इसमें क्या था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को टैक्स देना नहीं पड़ता था, इसलिए ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट दोनों वोट प्रपोजल के समर्थन में दे देते थे और थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, 1 वोट इनकी होती थी, जिसके कारण हमेशा फर्स्ट और सेकेंड स्टेट की ही चलती थी। राजा चाहता था कि उसी प्रिंसिपल को लागू किया जाए। The members of third state demanded that voting should be conducted by taking assembly as a whole, where each member should have 1 vote. However, the king rejected his proposal and members of third state walked out of assembly in protest. जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि पूरी असेंबली मिलकर के वोट करे और सभी के वोट को 1-1 वोट काउंट किया जाए। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और थर्ड स्टेट के लोग गुस्से में वहाँ से बाहर निकल गए विरोध करते हुए। नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड स्टेट ऑन 20 जून 1789 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलीज। 20 जून 1789 ईस्वी को थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वह टेनिस कोर्ट जो वर्सलीज में था उसके इंडोर स्टेडियम में जमा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय संसद घोषित किया।
They also declared to draft a new constitution for France that would limit the power of the monarch. उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो फ्रांस के लिए एक संविधान को ड्राफ्ट करेंगे जिसके द्वारा राजा की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा. The representatives of the third state were led by Mirabeau, a member of noble family, and Abbessier, a priest. Abbessier wrote an influential pamphlet called What is the Third State? जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका नेतृत्व भी एक नोवेल कर रहा था जो नोवेल फैमिली से संबंधित था, जिसका नाम मीराबियाऊ था, और एक प्रीस्ट जिसका नाम अबेसिए था. ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर थे, बावजूद यह नेतृत्व कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोगों को. अबेसिए ने एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल पंपलेट जारी किया था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट क्या है? In France, severe winds destroyed the crops, which resulted in increase the prices. The bakers also hoarded supply of breads for making great profits. फ्रांस के सर्दियों के महीने थे और फ्रांस में फसलें बर्बाद हो चुकी थी, जिसके कारण जो ब्रेड थे उसके दाम काफ़ी बढ़ गए थे, और ब्रेड बनाने वाले जो ब्रेड बेकर्स थे उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया और ब्रेड के दाम काफ़ी बढ़ा दिए थे. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन क्यू एट बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन रेडेड द शॉप्स. घंटों तक बेकरी के सामने खड़ी रहने के बाद महिलाएं गुस्सा होकर के वहाँ पर धावा बोल देती थी, हमला बोल देती थी. ऑन 14 July 1789, an agitated, worried crowd of angry people destroyed the Bastilles. इसकी कहानी हम पहले बता चुके हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ही बताया गया था. तो जो गुस्से में लोग थे उन्होंने क्या किया, वेस्टाइल के किला को ध्वस्त कर दिया था. In countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired the gang of robbers to destroy the ripe crops. देश के किनारे पर स्थित क्षेत्र थे, जो कंट्री साइड के क्षेत्र थे, वहाँ पर ये अफवाहें फैली कि जो जमींदार है उन्होंने गुंडों और लुटेरों को हायर किया है ताकि उसके पके हुए फसल को डिस्ट्रॉय कर दे. After hearing this rumor, peasants attacked Chateaux in many areas of France. इस अफवाह को सुनकर के, र्यूमर्स को सुनकर के वहाँ के जो किसान थे वह जमींदारों के जो हवेलियाँ थी उसके ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया. The peasants looted stored grains and burnt documents containing records of manorial dues. A large number of nobles moved to neighboring countries. जो किसान थे उन्होंने लूट लिया जो भी उनके पास, जमींदार के पास ग्रेन्स थे उसको, और उस डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जिसमें उनके ऊपर कर्ज देने का आंकड़ा था, जो रजिस्टर थे जिसमें वो कर्ज जो देते थे नोबल्स या मैनोर जो थे जमींदार थे, वो सारे मैनोरियल ड्यूज वाले जो रिकॉर्ड थे उसको उन लोगों ने जला दिया. अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स मूव्ड नेबरिंग कंट्रीज. और इस घटना को से डर करके बहुत सारे जो नोबल्स थे वह पड़ोस के देश में चले गए. फाइनली लुई 16 granted recognition to the National Assembly and accepted the principle that powers would be checked by a constitution. मजबूर होकर के अंततः राजा नेशनल असेंबली को स्वीकृति दे दी और इस बात के लिए वो तैयार हो गया कि उसके पावर को संविधान के द्वारा चेक किया जा सकेगा, यानी वह संविधान के तहत शासन करने के लिए बाध्य हो गया और उसको मान लिया. ऑन 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ लॉ ऑफ एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस. 4
अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को समाप्त करने के लिए कानून पास किया। जो टैक्स उसको देने पड़ते थे उसको समाप्त कर दिया गया। जो टिथ नामक टैक्स थे उसको समाप्त कर दिया गया। द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेज। जो क्लर्जी समुदाय थे, पोप पादरी वाला जो समुदाय था, जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, उनको भी बाध्य होना पड़ा कि वे अपने प्रिविलेजेज, अपने विशेषाधिकार को त्याग दें। टिथ्स वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ऑन्ड बाय द चर्चेज वर सीज्ड बाय अथॉरिटी। जो चर्च के द्वारा स्पेशल टैक्स लिया जाता था, टिथ्स नाम के, जो 1/10 होता था, उसको समाप्त कर दिया गया और चर्च के जो ज़मीन थे उसको सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट इन 1791 एंड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में संविधान का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया, जिसके द्वारा राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया था। पावर्स वर सेपरेटेड इन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो सरकार के पावर थे उसको 3 भागों में बांट दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने बताया था कि मॉन्टेस्क्यू ने अपने किताब में ये बताया था कि शक्तियों का केंद्रीकरण ही सभी बीमारियों की जड़ है और इसको 3 भागों में बांटा जाना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो वह इस संविधान के द्वारा उसकी उस बात को पूरा किया गया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। द असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स। जो नया संविधान था वह कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया और नेशनल असेंबली के जो लोग थे वह इनडायरेक्टली एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुने जाने थे या चुने गए थे। द मेन फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर। ये जो नया संविधान के द्वारा सिस्टम बनाया गया था उसमें सरकार गठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम बने थे, जिसके मुख्य फीचर्स थे। पहला, मेन हु वर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स हैड राइट टू वोट। वे लोग जो 25 साल से अधिक के हो चुके थे, जिन्होंने 3 दिन के बराबर का जो टैक्स पे करते थे सरकार को, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वोमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। और बाकी सभी लोगों को पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया। मैं आपको बताऊं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की कुल आबादी 28 मिलियन था। इनमें से सिर्फ 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों को ही एक्टिव सिटीजन्स बनाया गया था। 4 मिलियंस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टेड 50,000 इलेक्टोरेट्स। 4 मिलियन इलेक्टोरेट्स जो थे 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स 50,000 इलेक्टोरेट्स को चुनते थे। 745 मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय दीज 50,000 इलेक्टोरेट्स। ये 50,000 इलेक्टोरेट्स के द्वारा 745 मेंबर चुने जाते थे, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये फ्रांस का 1791 के संविधान की शुरुआत डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स यानी मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर लिखेंगे कमेंट में, और ये नोट्स आप ज़रूर लिख लें, आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।